हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एसएसटी में चैप्टर नंबर 1 का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट सेकंड विजिट कर सकते हैं। पार्ट थर्ड में अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर का लास्ट पार्ट, जिसमें अपन को दो डायनेस्टी करनी है, गुप्त डायनेस्टी और वर्धन डायनेस्टी। तो देखो, मौर्यन एम्पायर अपन ने लास्ट में किया था। तो मौर्यन एम्पायर का जब फॉल हो गया तो उसके बाद में नॉर्थ और साउथ में दो अलग अलग पॉलिटिकल पावर्स एस्टेब्लिश हुई। नॉर्थ में थे कुषाण्स और साउथ में थे सतवहन। ठीक है, ये अपन दोनों को, ये दोनों ही अपन को करनी नहीं है क्योंकि इस साल सिलेबस से कट हो गया। जो गुप्त डायनेस्टी थी वो बेसिकली स्टार्ट हुई थी नॉर्थ से, तो अपन ऐसे समझेंगे कि कुषाण्स थे, उसके बाद में वहां पर आए शक मुरंडा, और फिर कौन सी डायनेस्टी आई थी, गुप्त डायनेस्टी आई थी। ठीक है, तो एट वंस कुषाण्स इन द नॉर्थ आर मेजर पॉलिटिकल पावर अराउंड 230 एडी। उनका जो राज्य था वो खत्म हुआ और वहां पे शक मुरंडा आ गए, और जिन्होंने 250 एडी तक क्या किया था, वहां पर राज्य किया। ठीक है, उसके बाद में गुप्त डायनेस्टी स्टार्ट हुई और जिसके फाउंडर थे श्रीगुप्त। क्या नाम था? श्रीगुप्त। तो ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो कौन थे? श्रीगुप्त थे। मेजर रूलर्स जो थे गुप्त डायनेस्टी के वो कौन कौन से थे? श्रीगुप्त, और फिर उनका बच्चा जो था वो था घटोत्कच। और इन दोनों के बारे में कुछ ज्यादा डिस्क्रिप्शन अपनी बुक में है नहीं। उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त जो सबसे फेमस, इनका जो इनके जितने भी रूलर्स थे उनमें से सबसे फेमस रूलर था, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, फिर कुमारगुप्त और फिर स्कंदगुप्त। ठीक है, तो श्रीगुप्त जो थे उनके बारे में सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है कि ये गुप्त डायनेस्टी के क्या थे? फाउंडर। और श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच जो थे वो नेक्स्ट रूलर बने, और उनके बारे में भी एक ही लाइन याद रखनी है कि वो नेक्स्ट रूलर थे, और उन्होंने अपने आप को कौन सा टाइटल दिया था? महाराजा का। ठीक है, नेक्स्ट आगे लेते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट इज अ सक्सेसर एंड सन ऑफ घटोत्कच। वो घटोत्कच के लड़के और उनके आगे के सक्सेसर भी थे। इन्होंने महाराजा धीराज की क्या मिली थी? टाइटल मिला था, जिसका मतलब होता है किंग्स ऑफ किंग, मतलब राजाओं के राजा। अब देखो, इन्होंने अपना साम्राज्य जो फैलाने के लिए और अपना जो पावर और प्रेस्टीज जो थी वो बढ़ाने के लिए इन्होंने लच्छवी प्रिंसेज कुमार देवी से क्या की थी? शादी। अब इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझे कि इन्होंने इस शादी से अपनी पावर और प्रेस्टीज को कैसे इनहेंस किया। तो ये जो लच्छवी प्रिंसेस थी, ये बेसिकली कहाँ का, ये बात चल रही है नेपाल की, और ये जो वहां की थी और ये क्षत्रिय थी। ऐसा माना जाता है कि ये जो गुप्त जो जितने भी रूलर्स थे वो क्या थे? वैश्य थे। तो इनका अपनी प्रेस्टीज और पावर बढ़ाने के लिए, मतलब टेरिटरी तो मिलेगी ही शादी से, साथ ही साथ में वो जो क्षत्रिय जो राज था उनके साथ इनका रिलेशन भी हो गया। तो इन्होंने अपना जो पावर और प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए क्या की थी? लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से क्या थी? शादी की थी। ठीक है, ही स्टार्टेड एन एरा विच इज नॉन एज गुप्ता एरा और गुप्ता संवत। मतलब टाइम टू टाइम बहुत जनों ने अपना अपना कैलेंडर शुरू किया था, ऐसा समझ सकते हैं। और उसको क्या कहते हैं? जो इन्होंने स्टार्ट किया था उसको कहते हैं गुप्ता एरा या गुप्त संवत या गुप्त एरा स्टार्ट किया था, जो कि किसने स्टार्ट किया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट में। तो अगर आपको पूछे कि कौन से किंग ने गुप्त एरा या गुप्त संवत स्टार्ट किया था, तो वो अपन को किसका बताना है? चंद्रगुप्त फर्स्ट का बताना है। इसके अलावा चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। नेक्स्ट जो अपने हैं वो है समुद्रगुप्त। क्या है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ही उन्हें अपना सक्सेसर क्या किया था? अपॉइंट किया था। प्रयाग प्रशिस्त में समुद्रगुप्त के बारे में ये डिस्क्राइब किया गया है कि वो जो थे उन्होंने खुद को, अपने आप को बोला ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ श्रीगुप्त। तो ये ग्रेट ग्रैंडसन हुए, श्रीगुप्त थे, उसके बाद था घटोत्कच, घटोत्कच के बाद थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त। तो देखो, श्रीगुप्त का सन था घटोत्कच, ग्रांड सन था चंद्रगुप्त फर्स्ट, और ग्रेट ग्रांड सन कौन हुआ था? समुद्रगुप्त। और यही प्रयाग प्रशिस्त में लिखा हुआ है कि वहां पर समुद्रगुप्त ने खुद को डिस्क्राइब किया है कैसे? ग्रेट ग्रांड सन ऑफ श्रीगुप्त से। ठीक है, नेक्स्ट है हिज आइडियल वर्क कंकरिंग एंड यूनिफाइंग इंडिया। देखो, इनका जो समुद्रगुप्त जो थे वो बहुत ही, मतलब अच्छे ऐसे वॉरियर समझ सकते हो आप। इनका एक ही मानना था कि आसपास के जो, मतलब जो भी इलाके हैं उन पे आक्रमण किया, उनको हराया, और वो एरिया क्या किया? खुद ने ऑक्यूपाई किया, और धीरे धीरे इसी तरीके से वो लड़ते रहे और जीतते रहे, और अपना जो किंगडम है वो क्या करते रहे? बढ़ाते रहे। तो इनका ये आइडियल था, कंकरिंग बोले तो जीतना, एंड यूनिफाइंग इंडिया बोले तो अपना साम्राज्य इकट्ठा करना।
ड्यू टू हिज पॉलिसी ऑफ वॉर, उसने अपना जो किंगडम था वो बहुत ही ज़्यादा क्या किया था, इनलार्ज कर लिया था, और वो बिलीव करता था इंपीरियलिज्म में। बोले तो अपनी पावर एक्सटेंड करने में और फिर उसे डोमिनेट करने में। बोले तो वो वॉर लड़ता था और जो आसपास के मतलब जो जो टेरिटरी थी उनको हराता था और उन्हें अपने ही किंगडम के अंदर क्या कर लेता था, शामिल कर लेता था। नेक्स्ट है हिज विक्ट्रीज वर डिस्क्राइब बाय हिज कोर्ट पोइट हरिसेन। ये आपके अलग से क्वेश्चन आ सकता है, हरिसेन कौन था? हरिसेन जो था वो कोर्ट पोइट था, मतलब राज दरबारी भी था और वहाँ का कवि भी था। उन्होंने इलाहाबाद प्रशिस्त में इनके बारे में, इनकी विक्ट्रीज के बारे में लिखा हुआ है, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ही वॉज नेवर डिफीटेड इन एनी बैटल, मतलब समुद्रगुप्त कभी भी किसी भी लड़ाई में नहीं हारे थे। These record are inscribed on pillar which contain अशोका edicts। ये हरिसेन के जो जो भी बोला, ये डिस्क्रिप्शन जो है इलाहाबाद प्रशिस्त में जो दिया था, ये लिखा हुआ कहाँ पर है? तो ये इंस्क्राइब्ड किया हुआ है कहाँ पर? पिलर में, जो कि कहाँ पर है? वो उसी पिलर पे है जिस पिलर पे अशोका के इडिक्ट्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके समुद्रगुप्त के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। मैं फिर रिपीट करता हूँ। पहला कि उनकी जो आइडियल्स थे वो क्या थे? तो कंकरिंग एंड यूनिफाइंग इंडिया। ठीक है, वो किस में बिलीव करते थे? अपनी पावर एक्सटेंड करने में और डोमिनेशन में बिलीव करते थे। दूसरा, उनकी विक्ट्रीज के बारे में किसने डिस्क्राइब किया? तो हरिसेन ने किया था। हरिसेन कौन था? उनका कोर्ट का पॉइंट था। और ये डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलते हैं? इलाहाबाद प्रशिस्त में मिलते हैं। और ये इलाहाबाद प्रशिस्त का डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है? तो ये पिलर पे इंस्क्राइब्ड किया हुआ है। और कौन से पिलर पे? उसी पिलर पे किया हुआ है जहां पर अशोका के इडिक्ट्स भी मिलते हैं। ठीक है, एक और चीज, हरिसेन के ये इलाहाबाद प्रशिस्त के हिसाब से उन्होंने कभी भी कोई भी बैटल नहीं हारी थी। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कुछ बुक में इनकी इस थ्योरी की वजह से कि भाई कंकरिंग एंड यूनिफाइंग इंडिया की वजह से इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आगे लेते हैं और देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने जो जो चीजें जीती थी, जो जो रूलर्स को हराया था, उनको किन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? तो उन्हें 5 ग्रुप में क्या कर सकते हैं अपन? डिवाइड कर सकते हैं। स्टेट ऑफ गंगा एंड यमुना, स्टेट ऑफ ईस्टर्न हिमालय, बॉर्डर स्टेट ऑफ ईस्टर्न विंध्य रीजन, और ईस्टर्न डेक्कन एंड स्टेट ऑफ साउथ इंडिया, और शक और कुषाण के स्टेट्स थे। इसमें कुषाण के तो ऑलमोस्ट सारे थे और शक के भी कुछ शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि उसने अपनी जो फॉरेन रिलेशन को भी बढ़ाया, और किससे? पावरफुल नेवी से। एक और चीज जो है कि उनके जो कुछ इंस्क्रिप्शन में जो कॉइन उन्होंने स्क्राइब किए थे, उनमें अश्वमेघ पराक्रम के बारे में भी पता चलता है। बोले तो अश्वमेघ यज्ञ किए करते थे पहले लोग, और क्या करते थे? उसमें यज्ञ करके घोड़ा छोड़ देते थे। वो घोड़ा जिन जिन मतलब आसपास के स्टेट से गुजरता था, अगर उसे कोई रोके ना, तो उन स्टेट ने भाई इसके अंडर में काम करने में मतलब ऐसे सहमति दे दी है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फिर ये उससे लड़ लेता था। ठीक है, ऐसा आपने रामायण में देखा होगा सीरियल में। तो ये जो अश्वमेघ यज्ञ जो था उसके बारे में डिस्क्रिप्शन मतलब कॉइन पे मिलता है, तो हो सकता है इसने भी ऐसे यज्ञ किए हो। नेक्स्ट है ही ऑल्सो एक्सीलेंट इनटू आर्ट, इन आर्ट ही गुड पोइट एंड गुड इन म्यूजिक, मतलब वो आर्ट्स में भी इंटरेस्ट था उसका, और वो खुद एक अच्छा पोइट भी था, और उसका म्यूजिक में भी क्या था? इंटरेस्ट था। हिज इमेज ऑफ प्लेइंग वीणा ऑन कॉइन इज अ प्रूफ ऑफ इट, मतलब एक कॉइन पे उसकी वीणा बजाते हुए उसकी क्या इमेज है, जो ये शो करता है कि उसे एटलीस्ट इंटरेस्ट था किसमें? म्यूजिक वगैरह में। ठीक है, ही वॉज डेवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, मतलब वो लॉर्ड विष्णु की पूजा करता था, लेकिन वो सारे जो अदर रिलीजन थे उनको भी इक्वली क्या करता था? रिस्पेक्ट करता था। ये अपने किसके बारे में था? समुद्रगुप्त के बारे में। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो था वो समुद्रगुप्त का क्या था? सक्सेसर था। ठीक है, और उसे देव राजा और देवगुप्त भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज अपन को समझनी है वो ये समझनी है कि ही एक्सपांड हिज एम्पायर बाय मैरिज अलायंस और विक्ट्रीज, मतलब उसने कुछ राज्य जीते भी और कुछ मैरिज अलायंसेज भी किए, जिसमें एक फेमस आपको याद रखनी है कि उसने अपनी खुद की लड़की जो थी प्रभावती, उसकी मतलब जो मतलब शादी थी वो उन्होंने करवाई थी वकाटक किंग रुद्रसेन से। अब देखो इससे क्या हुआ कि ये जो प्रभावती जो थी वो वहाँ की क्या बन गई? क्वीन बन गई। उसके बाद जब रुद्रसेन की जो डेथ हुई थी, उसके बाद यहाँ की जो साम्राज्य था वो कौन संभालती थी? प्रभावती।
उसने अपने लड़के को, छोटा सा जो लड़का था उसे किंग बना दिया। तो इनडायरेक्टली ये पूरा जो किंगडम है वो किसके अंडर में था? चंद्रगुप्त सेकंड के ही अंडर में था। तो एक तरीका तो ये था उनका अलायंस, मैरिज अलायंस से उन्होंने अपना क्या किया था, जो टेरिटरी थी वो बढ़ाई थी। और दूसरी तरफ उन्होंने कुछ वॉर भी लड़ी और वो जीते भी थे, जिसमें क्या क्या शामिल थे, मलवा, गुजरात और शक, ये कुछ वेस्टर्न मलवा, ये कुछ वॉर थी जो भी उन्होंने जीत कर अपना क्या किया था, साम्राज्य जो था वो बढ़ाया था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अपन एक मैं आपको कहानी बताता हूँ और, कि जो समुद्रगुप्त था उसके बाद में जो नेक्स्ट जो था वो रामगुप्त करके एक जो था वो किंग बना था, जो चंद्रगुप्त सेकंड के बड़े भाई थे। ठीक है, तो उसके बारे में क्यों नहीं डिस्क्रिप्शन है। तो रामगुप्त जो थे वो इतने अच्छे किंग नहीं थे, और वो मतलब ऐसे लड़ाई वड़ाई इन सब से भी वो डरते थे, कायर समझ सकते हैं एक तरीके से। और उन्होंने वॉर लड़ने की बजाय अपनी खुद की वाइफ, जो ध्रुवा देवी नाम था उनका, उनको एनिमीज के पास में भेज दिया वॉर के बदले में। तो ये जब चंद्रगुप्त सेकंड को पता चला तो उन्होंने अपने भाई को ही मार डाला, और जो वो उनकी जो वाइफ थी ध्रुवा देवी उनको वापस लेके आए। ठीक है, तो इस वजह से रामगुप्त की जगह चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो नेक्स्ट सक्सेसर के फॉर्म में आगे किंग की तरह अपना जो साम्राज्य है वो बढ़ाया था। बने कौन थे? रामगुप्त बने थे। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। चंद्रगुप्त सेकंड जो थे उनको टाइटल मिला था विक्रमादित्य का, और ये टाइटल कब मिला था? जब उन्होंने शक को हरा दिया था। ठीक है, उन्होंने अपनी जो एक नई कैपिटल, सेकंड कैपिटल बनाई थी उज्जैन। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी? तो फर्स्ट थी पाटलिपुत्र, सेकंड कैपिटल उन्होंने कौन सी बनाई थी? उज्जैन। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में जो उनके लड़के थे, चंद्रगुप्त सेकंड का लड़का था कुमारगुप्त, वो जो थे वो नेक्स्ट सक्सेसर बने थे। कुमारगुप्त के बारे में आपको एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी उसका फाउंडर कौन था? तो नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन था? कुमारगुप्त था। ठीक है, एट द एंड ऑफ हिज रेन द गुप्त एम्पायर वॉज थ्रेटन्ड बाय हुन्स। मतलब कुमारगुप्त का जब एंड चल रहा था, मतलब उनके जो साम्राज्य था उनका, मतलब जो टाइम पीरियड था वो जब खत्म होने वाला था, तो हुन्स ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या किए थे? अटैक किए थे, और उसे टेम्पररी, उनके मतलब टेम्पररी उनको रोका था। किसने? उसके लड़के ने, जिसका नाम क्या था? स्कंदगुप्त। ठीक है, जो कि अपन को नेक्स्ट किंग के फॉर्म में स्टडी भी करना है। तो नेक्स्ट अपना है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो था वो कुमारगुप्त का लड़का भी था और उनका सक्सेसर भी था। स्कंदगुप्त के बारे में आपको एक पॉइंट जो है वो डिटेल में अच्छे से स्टडी करना है, जो कि आपके क्वेश्चन बन सकता है कि मौर्यन रूलर्स ने एक शूद्रसेन नाम की लेक बनाई थी, और स्कंदगुप्त ने उसे वापस क्या किया? रिनोवेट किया, बोले तो उसका रिनोवेशन करवाया। तो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस लेक का नाम बताओ जो स्कंदगुप्त ने रिनोवेट करवाई थी और वो मौर्यन रूलर्स के समय बनी थी। तो शूद्रसेन लेक के नाम भी पूछ सकते हैं, और उल्टा भी पूछा जा सकता है कि मौर्यन रूलर्स ने जो शूद्रसेन लेक बनाई थी वो किस किंग ने क्या की थी? रिनोवेट करवाई थी। तो किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने। अब इसके एविडेंस कहाँ मिलते हैं? अपन को क्या पता कि ऐसा हुआ था? तो इसके एविडेंस मिलते हैं जूनागढ़ रॉक इडिक्ट्स पे। अब जूनागढ़ रॉक इडिक्ट्स पे एक तो ये एविडेंस मिलता है, और साथ में एक ये भी मिलता है कि स्कंदगुप्त ने जो था हुन्स के साथ फाइट भी की, और बहुत बार फाइट हुई थी, और उन्होंने उसको डिफीट भी किया था। ठीक है, अब देखो इसके आगे अपन को बेसिकली टॉपिक होना चाहिए था कि गुप्त डायनेस्टी का फॉल कैसे हुआ। तो देखो इसके बारे में आपकी बुक में तो नहीं दे रखा, लेकिन जो ये हुन्स थे उनका फिर अटैक चलता ही रहा, और स्कंदगुप्त के बाद जो आगे के जो किंग बने थे वो फिर हार गए, और फिर ये जो उनका साम्राज्य जो था, जो डायनेस्टी जो थी, वो क्या हो गई? एंड हो गई। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे लेते हैं अपन कल्चर अचीवमेंट ऑफ गुप्त डायनेस्टी। देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इंडियन जो हिस्ट्री है उसमें दो टाइम पीरियड ऐसे थे जिसको गोल्डन टाइम पीरियड के हिसाब से जानते हैं। तो एक तो था अशोक के टाइम का। उस समय गोल्डन टाइम पीरियड क्यों था? कि पूरा किंगडम जो था, इतना बड़ा किंगडम जो था वो एक ही के अंडर में था, तो यूनाइटेड था, और इस वजह से भी वो रिच था, तो वो गोल्डन टाइम पीरियड था। और कुछ के हिसाब से ये जो गुप्त डायनेस्टी का जो पीरियड है इसे भी गोल्डन पीरियड माना जाता है। अब यहां पर गोल्डन पीरियड मानने का कारण था कल्चर अचीवमेंट। ठीक है, यहां पर जो मतलब अपने ये किंगडम के हिसाब से नहीं था, एम्पायर के हिसाब से नहीं था, उनकी कल्चर
जो अचीवमेंट थी उसकी वजह से इंडिया का क्या माना जाता है, गोल्डन ये पीरियड माना जाता है। तो ऐसा क्या था वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन रिलीजन के बारे में। तो गुप्त जो थे वो सारे के सारे वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे। समुद्र गुप्त और कुमार गुप्त जो थे वो अश्वमेघ यज्ञ वगैरह ये भी परफॉर्म करते थे, ठीक है। दे ऑल्सो सपोर्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म। और चाइनीज जो ट्रेवल था फायान, उन्होंने चंद्रगुप्त सेकंड के समय क्या की थी, इंडिया की वो क्या की थी, विजिट भी की थी। ये आपके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड के समय किसने विजिट की थी, तो इनका नाम, या इन्होंने किस किंग के अंडर में विजिट की थी, तो चंद्रगुप्त सेकंड के। अगर लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में देखें तो संस्कृत जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी उस समय। रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, ये जो भी लिटरेचर आपको अभी देखने को मिलते हैं जिस फॉर्म में, वो मॉडर्न फॉर्म में गुप्त पीरियड के समय ही क्या किए गए थे, कंपोज किए गए थे, ठीक है। कालिदास, विशाखादत्त, शूद्रका, अमर सिंह, ये जो बहुत ही अच्छे से जो लिटरेचर लिखने वाले लोग थे वो भी गुप्त डायनेस्टी से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। अब यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कुछ बुक में नाम दे रखे हैं, कालिदास की कुछ बुक के नाम दे रखे हैं, तो वो आपको क्वेश्चन याद रखने। कालिदास के दो नाम याद रखने, एक तो रघुवंशम और एक अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। और शूद्रका जो है उसका याद रखना है मरीच कटिकम। और विशाल जो ये अपने विशाखादत्त जो है, सॉरी विशाल क्या, विशाखादत्त जो है उन्होंने लिखा था मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस जो था वो विशाखादत्त ने लिखा, मरीच कटिकम जो था वो शूद्रका ने लिखा, और रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतला जो थे वो कालिदास के थे, ठीक है। तो लिटरेचर देखो उस समय जितना भी अपनी जो मतलब जो अपने अपन समझते हैं कि अपना जो कल्चर है उसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग करती है, चाहे रामायण, महाभारत, ये मनुस्मृति, ये मतलब पहले जब भी बनी होगी, लेकिन जो इनको ओरिजिनल फॉर्म, जिस फॉर्म में बुक के फॉर्म में जो अपन देखते हैं वो इस टाइम पीरियड में तैयार की गई थी। और कितने फेमस फेमस लिटरेचर लिखने वाले, कालिदास, विशाखादत्त, ये सब भी क्या थे, गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं आर्ट, साइंस और मैथ्स में जो था उस समय क्या था, तो वो भी एक रिच हिस्ट्री है। आर्यभट्ट, वारामीर और ब्रह्मगुप्त, ये सब आपने सुने होंगे नाम। ये सारे जो मैथमेटिशियन थे, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, वो सारे के सारे गुप्त पीरियड के थे, ठीक है। डेसिमल का जो सिस्टम जो था, इन्वेंशन जो हुई थी, वो भी गुप्त पीरियड के समय हुई थी, और बाद में ये यूरोप में भी पहुंच गई अरब लोगों की वजह से, ठीक है। तो अरब लोगों से होता हुआ ये कहाँ पहुंच गए, यूरोप में पहुंच गए। एविडेंस ऑफ आर्किटेक्चर, पेंटिंग और मेटलर्जिकल साइंस का अपन को मिलता है। ये एविडेंस भी देख सकते हैं अपन, नीचे की जो चीज़ें हैं उनमें कहाँ कहाँ देख सकते हैं। अजंता की जो केव्स है वहाँ पर, आयरन पिलर्स है दिल्ली के अंदर, उस पे कॉपर के स्टेचू है बुद्ध के, और ये कहाँ कहाँ बने हुए, एक नालंदा में 80 फीट टॉल है, और एक सुल्तानगंज में 7.5 फीट टॉल है, ठीक है। तो ये जो है, इन एविडेंस से अपन को ये भी पता चलता है कि उस समय का जो आर्किटेक्चर, पेंटिंग वगैरह, ये भी बहुत ही क्या था, रिच था, ठीक है। तो ये सब यहां तक अपन किस में लिख सकते हैं, गुप्त डायनेस्टी के कल्चर अचीवमेंट में लिख सकते हैं। अपन को ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गुप्त डायनेस्टी रिच थी कल्चर अचीवमेंट में, तो उसको अपन को डिस्क्राइब करना हो तो ये सब लिखना है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है कि गुप्त डायनेस्टी के समय सोशल जो सोसाइटी थी वो क्या थी, सोशल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो सब अपन को समझाना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कास्ट सिस्टम पे। तो उस समय जो जितने भी लोग थे उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ब्राह्मण्स जो थे उनका हाईएस्ट पोजीशन होती थी सोसाइटी में, और उनको यज्ञ परफॉर्म करना, दान देना, लोगों को सिखाना, टीचिंग वगैरह, जो ये ड्यूटीज थी, ये सब किसकी थी, ब्राह्मण्स की थी। क्षत्रिय जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, प्रोटेक्ट द नेशन, नेशन को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से क्षत्रिय जो थे वो क्या थे, रिस्पॉन्सिबल थे। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे का भी करते हैं। कुछ और पॉइंट देखते हैं अपन आगे। जो वैश्य जो थे बोले तो जो किस में इन्वॉल्व रहते थे, ट्रेड और कॉमर्स में, मतलब व्यापार वगैरह करते थे। और शूद्र जो थे वो सोसाइटी की बाकी की जो सर्विसेज थे उनको फॉलो करते थे। पोजीशन ऑफ वुमन, तो वुमन की क्या स्थिति थी उस समय, तो जो उनको रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने दिया जाता था, और साथ में ये कंपलसरी भी था कि कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी जो थी आदमी औरत के बिना नहीं कर सकता। तो अभी भी अपन ऐसे होते हैं, अपन जब यज्ञ वगैरह करते हैं तो अपनी वाइफ के साथ में बैठते हैं। तो ये जो स्टार्ट हुआ था ये परहैप्स गुप्त पीरियड के आसपास से स्टार्ट हुआ था। वुमन जो थी उस टाइम पीरियड की वो एजुकेटेड थी, मतलब वुमन एजुकेशन चलन में था। पर्दा जो सिस्टम था वो इस समय नहीं था।
इतना। और वहाँ पर उस समय एक टाइप के मैरिज सिस्टम जो थे चलन में थे, उसमें से स्वयंवर, जिसमें आप जानते हो लड़की को राइट था चूज करने का, राइट मतलब ग्रूम की वो खुद चूज कर सकती है कि किससे उसको शादी करनी, ये सब उस समय क्या था, चलन में था। एक और चीज, अगर किसी कपल के लड़का नहीं है तो उसकी वाइफ के पास में सारा राइट्स था हस्बैंड की प्रॉपर्टी का। मतलब लड़का नहीं होने की कंडीशन में जो उस आदमी की जितनी भी जो भी वो प्रॉपर्टी वगैरह है वो किसकी हो जाएगी, उसकी वाइफ की हो जाएगी। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है जो आपके पूछा जा सकता है कि कुछ मिक्स कास्ट के एग्जाम्पल बताओ गुप्त पीरियड में। तो ये कुछ मिक्स कास्ट के क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की लास्ट डायनेस्टी जो अपन को इस चैप्टर में लास्ट अपन को करनी है। वैसे और भी है लेकिन सिलेबस कटने की वजह से ये अपन को लास्ट टॉपिक करना है। तो वर्धन डायनेस्टी जो है उसे पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहते हैं, और इसका कारण है कि वर्धन डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किसने किया था, पुष्यभूति ने 6th सेंचुरी में थानेश्वर के पास में, और इसी वजह से इसे पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट ये दे रखा है कि पुष्यभूति जो थे वो शिव जी की पूजा वगैरह करते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है कि पुष्यभूति के बाद में 3 और राजा हुए, लेकिन इंक्लूडिंग इनको भी अपन समझ सकते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई कुछ खास इंफॉर्मेशन है नहीं। तो जो 4th किंग थे वहां से इंफॉर्मेशन है, जो कि है प्रभाकर वर्धन। उसके बाद उनका लड़का राज्यवर्धन, और फिर उसका भाई हर्षवर्धन। एक चीज जो आपको गौर करने लायक है कि आपको पूछे कि हर्षवर्धन के फादर का नाम क्या है, तो वो राज्यवर्धन नहीं है, वो प्रभाकर वर्धन है। प्रभाकर वर्धन के ही 2 लड़के थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। अब ये क्या बला थी ये अभी अपन आगे देखेंगे। और इसके बाद हर्षवर्धन जो थे उनका कोई भी लड़का नहीं था, तो हर्षवर्धन बहुत अच्छे रूलर होने के बावजूद भी हर्षवर्धन के साथ ही ये डायनेस्टी एंड हो गई थी, क्योंकि उनका कोई लड़का था नहीं। नेक्स्ट जो है वर्धन डायनेस्टी जो है वो नोटिसेबल हुई एट द टाइम ऑफ प्रभाकर वर्धन। मतलब पुष्यभूति ने इस डायनेस्टी को एस्टेब्लिश तो किया था, लेकिन जो नेक्स्ट 3 रूलर्स थे उनके बारे में तो ना तो कोई इंफॉर्मेशन है, या अपन ऐसे भी कहे कि उनके समय नोटिसेबल फॉर्म में थी नहीं है वर्धन डायनेस्टी। तो वर्धन डायनेस्टी को नोटिसेबल जो टाइम था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रभाकर वर्धन के टाइम से स्टार्ट हुआ। जब प्रभाकर वर्धन की डेथ हुई तो उनके बड़े लड़के राज्यवर्धन ने क्या किया था, जो किंगडम था वो संभाला। लेकिन उनके किंग बनते ही बहुत ज़्यादा मतलब आसपास से वॉर होने लगी, और वो उन सब वॉर में इन्वॉल्व भी थे। और गौर रूलर्स शशांक ने क्या की, उनकी मतलब हत्या भी कर दी, उनसे मार दिया। और इसी समय 16 ईयर की एज में जो हर्षवर्धन थे उन्होंने क्या किया था, किंगडम संभाला भी, और नेक्स्ट 40 ईयर्स क्या किया, उसको एक्सपांड भी किया और रूल भी किया। और उनके कोई बच्चे नहीं होने की वजह से ये पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी क्या हो गई, उनकी डेथ के साथ में ही क्या हो गई, खत्म भी हो गई। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन हर्षवर्धन के बारे में कुछ और पॉइंट भी देखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन इज नॉन एज द लास्ट ग्रेट हिंदू किंग। अब देखो इस लाइन को आप गलत तरीके से ना ले। लास्ट ग्रेट हिंदू किंग का मतलब है इतने बड़े लार्ज एम्पायर पे मतलब जो किंग बना था वो लास्ट कौन था, हर्षवर्धन। इसके बाद में बहुत सारे अच्छे और बहुत ही मान किंग तो हुए थे, लेकिन वो उन्होंने इतने लार्ज टेरिटरी पे फिर बाद में कोई भी रूलर नहीं बना था। तो ये लास्ट रूलर था, हिंदू किंग था, जिसने इतनी बड़ी टेरिटरी पे क्या किया था, रूल किया था। He was the son of Prabhakar Vardhan. After death of Prabhakar Vardhan, his elder son Rajyavardhan became king, और गौर रूलर शशांक killed Rajyavardhan, and younger sister Rajsri went away to an unknown place to save her life. अब ये डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में, लेकिन एक्चुअल में क्या था कि ऐसा था कि जो राज्यवर्धन भाई साहब जो थे उनकी बहुत ज़्यादा आसपास में बहुत सारे लोगों के साथ में क्या हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, जिसमें देवगुप्त जो थे वो मलवा के रूलर्स वगैरह थे वो, और गौर रूलर्स जो थे शशांक, उनके साथ फाइट वगैरह थी। और शशांक जो थे उन्होंने राजश्री, जो ये बहन का नाम आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि ये अननोन प्लेस पे चली गई अपनी लाइफ बचाने के लिए, जो राजश्री जो थी वो उनको उन्होंने क्या कर लिया था, किडनैप कर लिया, और उनके जो राजश्री का जो हस्बैंड था उसको उन्होंने क्या कर दिया, मार दिया। इसके बाद में जब ये राज्यवर्धन जो थे उन्होंने जो बाकी की लड़ाइयाँ तो जीत ली थी, लेकिन शशांक से वो हार गए और उन्होंने उनको क्या कर दिया, मार दिया। ऐसे समय इस टाइम पे जो हर्षवर्धन थे वो नेक्स्ट किंग बने, और फिर उन्होंने क्या किया, उनको शशांक को हराया भी, और अपनी बहन जो थी उन बहन को उसके चुंगल से भी बचाया। ये सब ओरिजिनल
क्या है, मतलब स्टोरी है, मैंने एक अच्छी सी बुक में पढ़ा है, लेकिन आपके बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि शॉर्ट में लिखा हुआ है एक शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया, राजश्री जो थी वो किसी और जगह चली गई थी, और उनकी डेथ के बाद में हर्षवर्धन जो थे वो किंग बन गए, और फिर जो था हर्षवर्धन ने अपनी बहन को वापस ढूंढ लिया, और उन्होंने एक ट्रीटी साइन की किसके साथ, भास्कर वर्मन के साथ में, और फिर उन्होंने क्या किया, शशांक के पीछे सेना वगैरह भेजी थी। और आपकी बुक में बहुत ही शॉर्ट में ये लिखा हुआ है कि सेना भेजी और उनकी सेना को रोक लिया किसने, पुलक सेन सेकंड ने। लेकिन इसके बीच में करीब 40 इयर्स का, मतलब इसके बीच में बहुत कुछ और भी हुआ था एक्चुअल में। इसके बाद में जब शशांक को हराया, उन्होंने आसपास की टेरिटरी को क्या किया, जीता, और फिर वो और आसपास की टेरिटरी पे आक्रमण कर करके लड़ाइयाँ करते गए, और उन्होंने अपनी टेरिटरी को बढ़ाते गए। लेकिन उनका ये जो कंपेनियन कह सकते हैं वो एंड किया किसने, पुलक सेन सेकंड ने। उन्होंने नर्मदा के आसपास जो फिर है इनकी आर्मी को क्या कर दिया, रोक दिया। ठीक है, तो अब आपकी बुक के हिसाब से ही लिखेंगे आप। तो यहाँ पर अपन को पहले तो ये लिखना है कि जो राज्यवर्धन था वो किंग बना, राज्यवर्धन के बाद में जब राज्यवर्धन किंग बना तो वो लड़ाइयों में रहा, और उसमें शशांक ने उनको क्या कर दिया, जो गौ रूलर था उसने उनको मार दिया। फिर उनकी जो बहन थी वो अननोन प्लेस पे चली गई अपनी जान बचाने के लिए। फिर जो हर्षवर्धन थे वो किंग बने, अपनी बहन को फाइंड किया, भास्कर वर्मन के साथ जो ट्रीटी थी वो साइन की, और शशांक के टूवर्ड्स में क्या की, सेना वगैरह भेजी बहुत बड़ी सी, और उनकी आर्मी जो थी उसको फिर कहाँ से रिटर्न होना पड़ा, बैंक ऑफ रिवर ऑफ नर्मदा, मतलब पुलक सेन सेकंड ने उनको वहां तक रोक लिया था। नेक्स्ट लेते हैं बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर। तो देखो इनकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ थी, स्नो माउंटेन इन नॉर्थ टू बैंक ऑफ रिवर ऑफ नर्मदा, मतलब नॉर्थ में तो ये पूरी समझ लो हिमालय के आसपास तक, और वहाँ से लेकर साउथ में ये कहाँ तक चले थे, नर्मदा तक चले थे। क्यों, क्योंकि नर्मदा में फिर पुलक सेन सेकंड ने उनको हरा दिया था, या फिर अपन ऐसे समझ सकते हैं उनकी सेना को रोक दिया था। और ईस्ट में गंजम तक, गंजम से लेकर वेस्ट में वल्लभी तक इनका जो था बहुत बड़ा सा किंगडम जो था वो था, ये उनके किंगडम की क्या थी, बाउंड्री थी। और पहले इनके जो वर्धन डायनेस्टी में जो कैपिटल थी वो क्या थी, थानेश्वर, जहाँ से इनकी डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। लेकिन इन्होंने जो डायनेस्टी थी वो कहाँ पे बना दी थी, कन्नौज में बना दी थी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर कुछ और पॉइंट है और अपन चैप्टर को क्या करते हैं, एंड करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपन को ध्यान में रखना है कि इनको महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। ये जो थे वो शिव की और सन की पूजा करते थे। ठीक है, और बाद में इनका जो लेटर पार्ट जो था वो बुद्धिज्म की तरफ वो थोड़ा झुक गया था। वंस इन 5 ईयर वो क्या करते थे, एक लार्ज सेरेमनी जो थी वो मतलब चलाते थे, जिसमें वो लोगों को चैरिटी वगैरह बोले तो दान वगैरह देते थे, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम वगैरह करते थे। और ये जो चैरिटी ये जो प्रोग्राम है ये हर 5 साल में एक बार होता था। और ऐसे ही एक सेरेमनी जो कि 6th सेरेमनी थी, उसमें हेनसांग जो चाइनीज ट्रेवलर जो था उसने भी क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपकी बुक का डिस्क्रिप्शन है उसमें ये वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन आपकी बुक के पीछे एक चीज दे रखी है कि हर्षवर्धन जो था उसकी जो मतलब अपने लिटरेचर कौन कौन से क्रिएट किए थे उनके नाम लिखो। तो ये आपके बुक के पीछे क्वेश्चन है जिसका आंसर है नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, इसी के साथ अपना ये चैप्टर जो होता है वो पूरा होता है। जाते जाते आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो आप उनको देखो, उनकी प्रैक्टिस करो। ये टॉपिक पूरा करने के बाद उनके आंसर को निकालने की, फाइंड करने की कोशिश करो, तो आपके ये जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा कि आप इस टॉपिक पे खूब सारा हार्डवर्क करेंगे, और अगले टॉपिक में जब तक अपन स्टार्ट करते हैं इस वाले टॉपिक को पूरे से अच्छे से करके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो सारे आप अच्छे से करेंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।